Well, very good day, students. So this is session 4 of class 12th chapter 1. अभी पिछले 3 सेशंस में मैंने आपको चैप्टर 1 के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, जो फंडामेंटल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया। बिफोर आई टेक यू टू टुडेज़ डिस्कशन, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा वंस अगेन आवर एकेएस कॉमर्स एकेडमी, जहाँ पे हम लोगों ने ये शुरू किया। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल है अगर ऑफलाइन आकर पढ़ने का, वो आके पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बहुत दूर रहते हैं और उनके लिए आना संभव नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ फाउंडेशन की क्लासेस होती हैं, जिसमें 9th और 10th के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, खास करके सोशल साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट। कॉमर्स के 11th और 12th कॉमर्स सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी हम कराते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज फॉर 11th एंड 12th, जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को इस तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो आप हमें इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हालांकि जो कंटेंट हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उसमें काफ़ी सारे डिटेल कंटेंट होता है, तो जो स्टूडेंट ईदर ऑफ द टू वायबल नहीं है, वो हमारे यूट्यूब कंटेंट से भी पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा नाम अश्विनी सिन्हा है। मैंने 96 में पढ़ाना शुरू किया था और लगभग 5 साल तक कंटिन्यूअसली मैंने पढ़ाया, 2000 तक। उसके बाद मैंने कॉरपोरेट सेक्टर जॉइन किया। कई सारे सेक्टर्स में मैंने जॉब किया, करीबन 23 साल, जिसमें से कि जो मेरा लास्ट टेन्योर था, वो एजुकेशन सेक्टर में था, जिसमें हम मुझे अपॉर्चुनिटी मिला स्टूडेंट्स को के साथ इंटरैक्ट करने का, उनके पेन एरियाज़ को समझने का, कैसे एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से बातों को समझ सकते हैं। और ये सिर्फ एक जगह सेंट्रिक नहीं था, लगभग पूरे इंडिया के बच्चे, कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से महाराष्ट्र तक के बच्चों को मैंने और इवन पेरेंट्स को एड्रेस किया है, समझाया है, बताया है। उनके चाहे एकेडमिक से संबंधित बातें हों या उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकली भी कई बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उस तरह के मोटिवेशनल सेशंस, या कैसे एक स्टूडेंट को 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस में अपने स्टडीज़ पे फ़ोकस होकर के पढ़ाई करना चाहिए। क्या-क्या उनके पास करियर एवेन्यूज़ हैं और क्या तरीके होने चाहिए एक स्टूडेंट को उन एवेन्यूज़ को में से कौन-सा बेहतर है ये सेलेक्ट करने के लिए। इन लाइन्स पे मैं स्टूडेंट्स से पिछले 13-14 सालों से बात करता रहा हूँ। अभी जब हमने ये शुरू किया, तो मेरे दिमाग में यही बातें थी कि मैं इतने सालों से बच्चों को किसी न किसी तरीके से मैं उनके साथ कनेक्टेड रहा हूँ, इंटरैक्ट करता रहा हूँ, तो क्यों नहीं हम एक वंडरफुल मीडियम है जो कि यूट्यूब, जिससे कि हम बच्चों तक पहुँच सकें, उनकी ज़रूरतों को समझ सकें और उन्हें एकेडमिक एंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कोई बच्चा कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो या महाराष्ट्र में हो। मैं 2 लैंग्वेजेज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ। हिंदी तो है ही, मैं मेरा मदर टंग है जो मैं हिंदी बोलता हूँ। इसके साथ-साथ ख़ास करके जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, जहाँ की बच्चों को हिंदी नहीं समझ में आती, तो हमारे सेशन में दोनों चीज़ों का प्रावधान है। इंग्लिश भी है, एक्सक्लूसिव इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। आपको जो कंफर्टेबल है, उस तरह के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। ऑलराइट? अब आज हम आपको जो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं, उसका मैं आपको प्रीटेक्स्ट दूँगा पहले, क्या मैं समझाने जा रहा हूँ, और पिछले क्लास का रेफ़रेंस भी दूँगा, जिससे आप समझ सकें कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया था, बहुत विस्तार से बताया था, जिसमें कि आप ये समझे होंगे कि किस नेचर का ट्रांज़ैक्शन पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन में आता है। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक छोटी-सी समरी दी थी, जिसमें ये बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट आता है, पार्टनरशिप के केस में, उसे हम पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन में लेके आते हैं। और
यहाँ पे पार्टनर से संबंधित जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, उसका लेखा-जोखा हम पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन में करते हैं। तो अब जैसे कि हमने एक नेट प्रॉफिट यहाँ लेकर के आए, तो बाय नेट प्रॉफिट जो कि हमारे पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन पी-एन-एल अकाउंट से हम इसे लेकर के यहाँ आते हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 1 लाख, ओके? अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर पार्टनर से संबंधित कुछ आइटम्स मैंने डिस्कस किए थे, जैसे कि पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लोन में 2 तरह का था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म और फर्म टू पार्टनर, दोनों के अलग अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, किस सिनेरियो में देते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। आमतौर पे सभी पार्टनर बराबर के कैपिटल नहीं लेते हैं, तो अगर कैपिटल में वेरिएशन है और सभी लोग इक्वली काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने ज़्यादा दिया तो उनको कोई एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, प्रिज्यूमिंग कि उनका इक्वल शेयर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोच है जिससे कि ज़्यादा कैपिटल देने वाले को कुछ हम एडिशनल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। उसके अलावा तीसरा हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर ड्रॉ करते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। बिजनेस में से पैसा निकाल के अपने घर के काम के लिए इस्तेमाल किया, तो उस पैसे को हम ड्राइंग कहते हैं। और उस पे ड्राइंग भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह का होता है, एक ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। हालाँकि प्रॉफिट 31st मार्च को जब ईयर एंड होता है तब पता चलता है कि प्रॉफिट क्या है, लेकिन साल के दरमियान अगर किसी पार्टनर ने प्रॉफिट कुछ हिस्सा अपने घर की ज़रूरत के लिए लेके गए हैं, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देते हैं। तो ये हमारे फर्म के लिए इनकम होता है, राइट? और ये हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, बट ये खर्चा ऑपरेशन से संबंधित नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। उसी तरीके से हमने देखा था कि रेम्यूनरेशन है, ऑलराइट? तो अगर हमने रेम्यूनरेशन या सैलरी जिसको हम कहते हैं, अगर सैलरी देनी है, तो ये सारे पार्टनर को देना है और ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन या फर्म ने पार्टनर को दिया है लोन, दोनों ही सिनेरियो में हमारी जो ट्रीटमेंट है वो एप्रोप्रिएशन की तरह नहीं होता, बल्कि लोन बाय पार्टनर टू द फर्म अगर दिया गया है, तो एक तरीके से आउटसाइडर के हैसियत से उन्होंने दिया है ये लोन और उन्हें इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलना चाहिए। इवन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी कहता है कि उनको अगर हमने पार्टनर्स ने एग्री नहीं किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, या ओरली हो या रिटन हो, दोनों ही सिनेरियो में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है, फर्म ने देना होता है पार्टनर को, राइट? ये सारे मैं एक तरीके से रिवीजन भी करा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लैरिटी हो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको हम चार्ज ऑन प्रॉफिट कहते हैं। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो ना हो, ये पैसा हमें देना ही देना होता है। अगर हमारी उधारी है, फर्म की उधारी है किसी को पैसे देने की, तो उस सिनेरियो में चाहे फर्म को नुकसान हो रहा हो या फ़ायदा हो रहा हो, उधारी तो चुकाना होगा। बिजली का बिल है फर्म का, उसे चुकाना होगा। ये तो नहीं कह सकते कि हमें लॉस हुआ इसलिए हमने पैसे नहीं दिए, राइट? तो जिस चीज़ को हमें चुकाना ही चुकाना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे कोई मतलब नहीं, उसको हम चार्ज ऑन प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, उसको हम चार्ज ऑन प्रॉफिट कहते हैं और जो ये नीचे के आइटम्स हैं, ये हमारे को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि हमें ये पैसा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है। अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में बाँटना है। तो बाँटने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए कि पहला पॉइंट कि क्या इस प्रॉफिट में कोई ऐसा चार्ज तो नहीं है
जिसे डिडक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं गया है और फिर भी हमारे पास एक नेट प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ है। अगर ऐसा है, तो हमें पहले चार्जेस को इस प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि अगर कोई चार्ज है और ये जो प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, तो इस प्रॉफिट में से पहले हम चार्ज को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसको हम पार्टनर्स में बांटेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ 1 लाख के ऊपर मान लेते हैं कि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि पार्टनर ने फर्म को दिया था, वो अभी बकाया है या वो अभी इस पर्टिकुलर वैल्यू में से, इस प्रॉफिट में से वो लेस नहीं हुआ है। तो हम अपने कैलकुलेशन के लिए पहले हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 है, तो हमारा जो प्रॉफिट एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा वो 90,000 होगा, ना कि 1 लाख रुपया होगा। यहां तक समझ में आया? तो जब हम आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें पहला पॉइंट ये देखना होगा कि क्या हमारा प्रॉफिट हर वो चार्जेबल एक्सपेंसेस के बाद शो कर रहा है, या कुछ ऐसे भी आइटम्स दिए गए हैं क्वेश्चन में जिस पे चार्ज अभी अप्लाई होना बाकी है। तो पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे, बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? अब इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, रेम्यूनरेशन, सैलरी अगर पार्टनर को देने हैं तो देने के बाद जो प्रॉफिट आता है, ये सारे माइनस हो गए। ये सारे माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, अगर कोई और खर्चा नहीं है तो। लेकिन कई बार ऐसा भी दिया होता है, सॉरी, पार्टनर का एक कमीशन है जो कि हमारे नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर देना है 10%। तो अभी इस सिनारियो में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो पता है कि ये पैसा हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मान लीजिए ये खर्चा है, सपोज करिए 20,000 रुपया, तो 20,000 हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा, 90 में से 20 गया, वो 70,000 बचा। ठीक है? अब ये 70,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि पार्टनर को नेट प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन देना है किसी एक पार्टनर को। तो अभी तो हमें नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पता ही नहीं है, तो हम क्या वहां पे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम रेट अपॉन रेट प्लस 100, ये हमने आपको बता दिया था पिछले क्लास में, इनटू अमाउंट अवेलेबल। इससे जो वैल्यू आएगी, ये हमारा इंटरेस्ट, ये हमारा कमीशन होगा। उसको हम पहले लेस करेंगे, कमीशन को यहां ये वैल्यू लिखेंगे, तब हमारे पास नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा और इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो प्रॉफिट आया, इसको हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई। मेरे ख्याल से मैंने जो पिछले क्लास में बताया था उसका पूरा समरी आपको अभी स्क्रीन पे लगभग मैंने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करके एक तरीके से आपको रिकॉल कराया। अब मैं आपको आगे का पार्ट बताता हूँ। ये जो पार्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अभी इस क्वेश्चन के ज़रिए हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट? अब पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अमर नगर स्टार्टेड बिज़नेस ऑन 1 अप्रैल, यानी कि इनका जो बिज़नेस कमेंसमेंट डेट है, वो 1 अप्रैल 23 है। ओके? विथ कैपिटल ऑफ 3 लाख, ये 3 लाख का कैपिटल है, इनके 2 लाख का कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, डीड में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए। तो नागर नागर इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। नागर को 5,000 रुपए का सैलरी मिलना है, एक पार्टनर जिनको 5,000 का सैलरी पर मंथ का देना है हमें। उसके बाद अमर इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, अमर को भी 10% कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट। कंडीशन क्या है? आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार, और इसको हम नागर कहेंगे। ठीक है? नागर, नागर को सैलरी देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पे 6%, सॉरी, उस पे 10% हमें कमीशन देना है।
ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। तो डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, तो हम उसे डिस्ट्रिब्यूट देंगे। और उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2 का। नाउ एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब हमें ये समझना है कि इसके अलावा जो आगे इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या उसमें जो प्रॉफिट का फिगर है, इस प्रॉफिट के फिगर में कोई ऐसा चार्जेस तो नहीं है जो माइनस करके ये फिगर ना दिया गया हो? तो लेट अस सी। अमर गेव अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 23। सो 1 अप्रैल 23 को उन्होंने लोन दिया। अब इस लोन में, यानी 1 अप्रैल को ही बिजनेस शुरू हुआ था और उसी दिन उन्होंने लोन भी दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अग्रीड टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। अब इसमें जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया था उस पे 8% का इंटरेस्ट ऑन लोन उनको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, राइट। अब ये क्या है लोन, क्योंकि हमने देखा अभी जस्ट फ्यू प्रायर स्लाइड पे या प्रायर कोर्स में मैं आपको समझा रहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, राइट। तो ये जो प्रॉफिट हमारे जो हमें लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है, ये एक चार्ज है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो गिवन प्रॉफिट है ये आफ्टर कंसिडरिंग दिस चार्ज है या बिफोर कंसिडरिंग द चार्ज है, ये दोनों चीजें समझेंगे। नागर was given a loan of rupees 2 लाख। अब ना सिर्फ अमर ने ही फर्म को लोन दिया था बल्कि फर्म ने भी नागर को लोन दिया था 1 अक्टूबर 23 को, जिसपे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा, राइट। तो यानी यहां दोनों पार्टनर के लोन से संबंधित उल्लेख है, मेंशन है। हमें यह समझना होगा कि इसकी ट्रीटमेंट हमारे उसमें कैसे हम उसको शो करेंगे। ओके। मैनेजर वाज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ रुपीज 3 लाख। अब इसमें एक मैनेजर को भी कमीशन देना है, 3 लाख रुपए, सॉरी 3,000 रुपए का कमीशन देना है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स। Profit of the firm before these adjustments are 2,50,000। ओके। अब हमें ये समझना है कि ये 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट लेके जाना होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है? सारे खर्चे माइनस करने के बाद। लेकिन क्या हमारे पास ये जो 2.5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है इस पे सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं? क्या कोई ऐसा चार्ज तो नहीं है जो रह गया हो? तो है चार्ज। तो पहले हम इस अमाउंट में से चार्ज को लेस करेंगे, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो गिवन प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है? तो हमने देखा प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। बिफोर एडजस्टमेंट वो कितना है? 2,50,000। ध्यान देना सभी, 2,50,000। अब इसमें से क्या-क्या चीजें हमें हटानी पड़ेगी? तो पहला चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमर। अमर ने दिया था लोन, अमर टू गेट 10% कमीशन। सो अमर इज टू गेट 10% ऑफ कमीशन एंड Amar gave a loan. Now here it is written. Amar gave a loan of rupees 1 lakh. Right? तो लोन गिवन बाय अमर 1 लाख। और ये कब दिया था इन्होंने? तो दैट वाज 1 अप्रैल। इसका मतलब कि इस लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो 1 अप्रैल 23 से क्लोजिंग क्लोजिंग डेट तक कितने महीने हैं उतने महीने का उन्हें, उतने मंथ का उनको इंटरेस्ट देना होगा। तो अब हमारा टाइम पीरियड क्या है? तो यहां देखिए 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 23, जो कि 12 मंथ्स होता है, राइट। ये 12 महीने होते हैं, तो हमें इंटरेस्ट 12 महीने का देना पड़ेगा इंटू 12/12। ऑलराइट। इंटू क्या परसेंटेज है यहाँ, कितने परसेंट उनको इंटरेस्ट मिलना है? 8%। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अग्रीड टू बी अलाउड एट 8%। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो हमें एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% पर एनम का इंटरेस्ट हमें देना होता है। ऑलराइट। तो यहाँ पे 6% पर एनम। तो ये हमारा वैल्यू कितना आया? सॉरी 6 नहीं है, ये 8 है। ओके। सो 8%
विच इज 8/100। सो हमने अभी नीचे 100 लिख दिया, तो नो परसेंटेज इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये वैल्यू हमारी कट कर कितनी हो गई? सो वी विल सी 12 12, देन 20 20, सो इट इज 1000 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 8000। सो ये जो 8,000 रुपए है, हमें अपने इस वाले प्रॉफिट में से लेस करना होगा। तो हमें प्रॉफिट आफ्टर वन चार्ज, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो हमें रिसीव पता चलेगा। तो कितना हुआ? 2,50,000 माइनस 8, 2,42,000। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। अब देखते हैं कि कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो और छूट गया हो। तो अमर अमर ने हमें जो दिया था लोन, उसके ऊपर अमर ने जो लोन दिया था, यहाँ इसका ट्रीटमेंट तो हमने कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, नागर को भी लोन दिया गया था। ओके, तो नागर को जो लोन दिया गया था वो कितना होगा, कितना है? तो लेट अस सी। नागर लोन के ऊपर इंटरेस्ट, सो ये इंटरेस्ट है ऑन नागर्स लोन। कितना अमाउंट दिया था इन्होंने? तो 2 लाख दिया था, राइट। तो 2 लाख कितने परसेंट का है? 8%। अब कितने महीने का है ये भी हमें देखना होगा। कभी भी ब्लाइंडली आप मंथ ना कैलकुलेट करें, हमेशा चेक करें कि लोन कब दिया गया था और ईयर एंड क्या है, और उतने महीने का ही इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनटू कितने मंथ है, तो कब दिया था? 1 अक्टूबर से 31, 1 अक्टूबर 23 से 31 मार्च 24, 6 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 6 महीने हो गए, राइट। तो 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट देना है। सो इंटू 6/12, ये वैल्यू कितनी आई? तो ये भी 20204 होगा। ये भी 8000 आया। ये हमें ऐड करना है, ऑलराइट, क्योंकि ये हमारे को इस वाले वैल्यू में ये शामिल नहीं है। तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो फर्म के लिए इनकम है और उसे हमें ऐड करना है, और इसको हमें लेस करना है, और ये हमें ऐड करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 2,50,000 ही आया। ओके, अब देखते हैं कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई है क्वेश्चन में जहां पे कोई और खर्च रह गया हो जो कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है लेकिन चार्ज ना हुआ हो। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन और, जो कि ये है मैनेजर का कमीशन। मैनेजर वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹3,000। अब ये कमीशन एक चार्ज है, राइट, क्योंकि ये कमीशन हमें देना ही देना है। इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो हमारा जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के फिगर में से हमें पहले चार्ज को माइनस करना होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे? लेस मैनेजर कमीशन। कितना है? वो स्ट्रेट अमाउंट दिया हुआ है 3,000। सो दिस इज कमिंग टू 2,47,000। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा, जहां से पार्टनर से संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन को हम इसमें से करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम पार्टनर्स में बांटेंगे। आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। अब फिर हम रेफर करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमने इनका लोन का कंसीडर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन अमर का हो गया, नागर का भी हो गया, देन मैनेजर का कमीशन भी हमने कंसीडर कर लिया। अब हम देखते हैं ऊपर कोई पार्टनर से संबंधित क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अमर एंड नागर स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। अकॉर्डिंग टू द डीड, नागर इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो एक सैलरी यहाँ है 5,000 रुपए का पर मंथ, जो कि पार्टनर को हमें देना है। तो ये हमारे लिए क्या है? अप्रोप्रिएशन है। आई होप यहाँ तक ये समझ में, क्योंकि पार्टनर को जो सैलरी हम देते हैं वो अप्रोप्रिएशन होता है, अनलेस अदरवाइज इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन। नाउ अमर इज टू गेट, ये भी पार्टनर है, इनको कमीशन मिलना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू नागर, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। अब ये सिर्फ पार्टनर से संबंधित लेना या देना है, जो हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एंटर करना होगा। अब इसे हम एंटर करते हैं, लेट अस सी। यहाँ पे मैं आपको एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, अदरवाइज इन सबके नंबर कटेंगे, इसलिए फॉर्मेट्स को बिल्कुल ध्यान से लिखना है। अगर 100% क्वेश्चन करेक्ट भी किया है आपने, लेकिन फॉर्मेट में कोई गलती होगी तो एक आधा नंबर काट लेंगे, इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल। जो फॉर्मेट है उसको आपको मेंशन करना है। 20 से 30 सेकेंड लगते हैं, वाई टू लूज 1 मार्क। ओके, नाउ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक फ्रेमवर्क रखा है। अब हम यहाँ पे क्या लेकर के आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहला चीज हमारा प्रॉफिट, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल चार्जेस। तो बाय नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, ये जो ऊपर का वर्किंग है ये आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। यहाँ यहाँ जो दिया गया है ये आप नीचे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख करके और फाइनली आउटर कॉलम में ये सारे कैलकुलेशन इनर कॉलम में करके फिर फाइनली आउटर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये 2,47,000 हमने यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ क्लियर है। अब हमें क्या देखना है कि पार्टनर से संबंधित हमें क्या देना है और क्या लेना है, यही चेक करना है। तो अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन में कि पार्टनर से संबंधित हमें क्या देना है। इससे ऊपर दिया गया है, अमर एंड नागर started business on 1st April with capital. According to the deed, नागर is to get a salary of 5,000 per month. So सबसे पहले तो क्लियर है कि 5,000 रुपए पर महीने का सैलरी हमें देना है। तो टू नागर कैपिटल सैलरी। ओके, तो नागर का सैलरी कितना होगा, 5,000 इंटू 8,000, राइट, नहीं, हाउ मच, 5,000 पर मंथ, तो 12, दैट इज इक्वल टू 60,000। यहाँ तक समझ में आया। तो नागर का सैलरी हमने 60,000 दे दिया। ओके, अब हमें देखना है कि कोई और अप्रोप्रिएशन तो नहीं है। तो 5,000 per month. Amar is to get 10% commission on profit after allowing salary to Nagar. तो अमर को हमें कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर नागर्स कमीशन। तो ये जो कमीशन है ये सैलरी नहीं, ये कमीशन है। ओके, तो 60,000। अब इसके बाद कमीशन देना है, नो, आई थिंक ये सैलरी ही है, नीचे वाला कमीशन है। ओके, ये सैलरी है और ये कमीशन है, अमर का कमीशन। ओके, अब कमीशन क्या दिया हुआ है कंडीशन, तो 2,47,000 में से नागर के सैलरी को हटाने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हमें क्या लेस करना है, कितना परसेंट है, 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। तो 10% कमीशन देना है। तो 10% कितना होगा, 10%, और इसको हम डायरेक्ट परसेंट लिखते हैं। तो 10% ऑफ हाउ मच, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 2,47,000 आफ्टर कंसिडरिंग नागर सैलरी। ये प्रॉफिट कितना होगा, -60,000। तो ये कितना हो गया, -60,000 करेंगे, 1,87,000, राइट। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 10% ऑफ 1,87,000 विच इज इक्वल टू 18,700, 18,700। ओके, नाउ, तो हमने इस क्वेश्चन में अभी देखा अभी तक कि ये हमारा 1,87,000 जो वैल्यू आया हुआ है, 18,700 आउट ऑफ 1,87,000, क्योंकि 10% हमें कमीशन देना है, राइट। तो ये वैल्यू हमने आउटर कॉलम में लिखा। तो अब हमारे जो खर्चे हैं वो कौन कौन से हैं ये हमें देखना होगा, राइट। तो सबसे पहले अब 247 में से एक तो ये चला जाएगा, दूसरा ये चला जाएगा जो कि कमीशन है। अब क्या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा या फिर कोई और एक्सपेंस है जो हमें कंसीडर करना है, तो देखते हैं। अमर नागर स्टार्टेड बिजनेस, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। अकॉर्डिंग टू द डीड नागर इज टू गेट अ सैलरी, ये भी दे दिया हमने। अमर इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी, तो उनको सैलरी देने के बाद जो पैसा बचा था उस पे हमने कमीशन दे दिया 10%। अब इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। नाउ एक और खर्च है जो हमें देना है पार्टनर को, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको हम कैसे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये किसको किसको देना है, तो अमर और नागर, राइट। अब उनका कैपिटल कितना था, तो 3 लाख और 2 लाख। अब 3 लाख और 2 लाख का कैपिटल जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट लगाना है, तो ये कैपिटल कब इन्होंने पूरे साल तक रहा है, तो इनटू 12/12, और ये भी 12/12 इनटू क्या परसेंटेज है, लेट अस सी, इसमें कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, शायद 8% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज अलाउड, and here interest is to be allowed on capital 6% per annum. Okay, so 6% per annum and interest on, okay, so 6% per annum interest on capital, यानी कि 6/100 and into 6/100. Okay, so ये वैल्यू आ गई 18,000 और ये वैल्यू भी 18,000, सॉरी 12,000. So we will do it here 12,000. ये हो गया 30,000. ठीक है, अब हमारे पास कोई और खर्च है क्या, ये देखना है। तो हमने इंटरेस्ट भी दे दिया, अमर इज टू गेट ए कमीशन भी हमने दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया। अब 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट आया हुआ है, ये हमें देखना है। तो दिस इज 2,47,000, तो इस साइड था, यहाँ से जब हम ये माइनस करेंगे 30,000, तो ये आ गया हाउ मच, वी विल डू इट अगेन हियर। तो 2,47,000 माइनस ये वैल्यू विच इज 60, 90, 1,08,700. So 1,08,700. So this is equal to 300 and 1,40,000. So this value is 1,38,300. अब ये हमारा प्रॉफिट है 1,38,300। इसको हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। सो टू कैपिटल अकाउंट ए विच इज 1,38,300 into 3/5 and B is 1,38,300 into 2/5. Okay, so this value comes to, okay, so 300, 82,980 and this will be into 2. So this is the value, ये दोनों total है. Okay, since we have already written this value here, so we will not write it double, so don't consider it. ये value हमारा outer column में ही दिखेगा, so yeah, inner column में. So it is going to be this way, 82,980 and 55,320. All right, ये दोनों का sum total ऊपर हमने लिख दिया है, so we will not double it up. So I think we have already considered everything now. Interest on capital, profit, sorry, not interest on capital, profit we have taken into consideration, और ये division हमने profit का कर दिया. So we will 138,300. Fine. So this value, अब ये profit आने के बाद अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो पहला एंट्री जो हम प्रॉफिट लेकर के आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये प्रॉफिट हमने लाया, तो जो एंट्री बनी वहां पे वो है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। देन सेकेंड एंट्री सैलरी देने के लिए, so हम P&L appropriation to Nagar salary, then to Amar commission, then interest on capital AB को देंगे, and then distribution of profit, ये हम distribution करेंगे. So this is the journal entry. I hope कि ये question from all perspective you have understood, क्योंकि इस particular question में खास करके लोन से संबंधित जो transactions दिए हुए हैं वो आपको एक लर्निंग को एनहांस करता है। जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म और फर्म टू द पार्टनर के बारे में अभी पढ़ा था पिछले सेशन में, सो इससे आपको यहाँ पे और कंफर्मेशन हो गई होगी, राइट। अब हम आगे चलते हैं। एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट
आर मोर देन एप्रोप्रिएशंस आर मोर, यानी कि ये जो अमाउंट है एप्रोप्रिएशन जितना हमें करना है उससे वो वैल्यू, अगर हम जितना पैसा पार्टनर को मिलना है उससे कम है हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल, अगर प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा करना है एज पर डीड या एग्रीमेंट, तो हम क्या करेंगे? आई होप अंडरस्टूड है। अब इसको अगर समझें हम तो, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमारे पास ये बैलेंस आया हुआ है नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट अगर हमारे पास 1,00,000 रुपया है और जो हमें पार्टनर को देना है वो है, मान लेते हैं 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब मिला करके हमें 1,20,000 उन्हें देना है। अब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तो इस सिनेरियो में जो इंडिविजुअल पार्टनर को जो पैसे हमें देने हैं उसके उसका हम रेशियो निकालते हैं। मान लीजिए हमें ए और बी है और इन दोनों का जो टोटल अमाउंट हमें देना है, लेट्स से 80,000 और बी को देना है 50,000। अब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है सिर्फ 1,00,000, तो 1,30,000 देने हैं। इसका मतलब है कि हम कोई भी एप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो एप्रोप्रिएशन का वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है कि जो इनका इंडिविजुअल ड्यू अमाउंट है, जैसे ए को यहाँ देना है हमें 80,000 और बी को देना है 50,000, तो इनके बीच में जो रेशियो है उस रेशियो को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें रेशियो क्या बना? 8:5, करेक्ट है? तो 8:5 के रेशियो में हम ये डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास 1,00,000 का प्रॉफिट है, इसको हम 8/13 इंटू 1,00,000 एंड 5/13 इंटू 1,00,000, ओके? तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यही लिखा हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल एज एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर इंडिविजुअली। सो हर पार्टनर को कितना कितना पैसा देना है वो हमने निकाल लिया। जैसे हमारे इस एग्जांपल में 80,000 और 50,000 था। डिटरमाइन द रेशियो, इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 8:5 का है, तो हमने 8:5 निकाल लिया। डिटरमाइन द अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेट प्रॉफिट हमारा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था तो यही पे प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट है। सो नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ड्यू रेशियो, यानी 8:5 के रेशियो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसा हमने यहाँ पे निकाला है। सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर एप्रोप्रिएशन, उस सिनेरियो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को ड्यू के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा, इट शुड नॉट बी नोटेड दैट नो पर्टिकुलर आइटम लाइक सैलरी हो, रेम्यूनरेशन हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, इनमें कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है। या तो एप्रोप्रिएशन होगा तो पूरे अमाउंट का सब कुछ देते हुए होगा, या फिर हम कोई भी आइटम नहीं देंगे, कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं देंगे, या कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, बल्कि अवेलेबल प्रॉफिट को ही उनके रेशियो में, ड्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है कि सैलरी दे देंगे बाकी चीजों के लिए नहीं देंगे, बाकी चीजों को हम ड्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं है। हम अगर कोई भी आइटम जो अग्रीमेंट के आधार पे है, अगर हम पूरे पूरे नहीं दे पाते हैं एप्रोप्रिएशन में, तो उस सिनारियो में हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जैसे हमने यहाँ पे देखा। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में फर्दर मोर, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट में समझा रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसा चीज है जो मिस ना हो। और बहुत सारी चीजें एक साथ भी सीख करके रिटेंशन वीक हो जाता है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के बारे में अब समझेंगे हम। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हम देते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कुछ हद तक आपने सीख लिया है। पार्टनर्स के ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इन सब के बारे में होपफुली 2 आइटम्स को हम पिक करेंगे टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आई होप सारे पॉइंट्स जो आज हमने सीखे वो आप समझ चुके होंगे। जस्ट रिकैप, हमने आपको यहाँ पे ब्रीफिंग दिया जिसमें ये समझाया था कि हम क्या क्या चीजें पिछले क्लास में सीखे थे, जिसमें आपको हाईलाइट करके बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे बांटते हैं, उसके बाद प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, फिर अगर लोन क्या हमें चेक करना है
कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है? क्या हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑल चार्जेस है कि नहीं? गिवन क्वेश्चन में अगर गिवन है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑल चार्जेस है, तो हमें सीधा डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑल चार्जेस नहीं है, तो हमें पहले चार्जेस को वहां से माइनस करना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लर्निंग मैंने आपको इस सेक्शन में दिया था। नाउ इसके आधार पे हमने ये क्वेश्चन वर्कआउट किया जहां की चार्जेस ऑन प्रॉफिट के बारे में आपको समझ में आया। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो पहले हमने उसको निकाला था, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया था ये प्रॉफिट है, उसमें से जो चार्ज है हमने माइनस किया, इंटरेस्ट जो हमें रिसीव किया उसको ऐड किया, उसके बाद एक कमीशन जो मैनेजर को हमें देना था उसको भी माइनस किया। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को हमने फिर बांटा पी&एल एप्रोप्रिएशन में अपने पार्टनर्स के बीच में, तो ये प्रॉफिट हमने यहाँ लेकर आए। उसके बाद उसमें से हमने सैलरी दिया, फिर सैलरी देने के बाद कमीशन दिया। कमीशन में ये क्लॉज लिखा हुआ था कि नागर के सैलरी के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हमें 10% का कमीशन अमर को देना है। तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया और उसे यहाँ पे शो किया। पे करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा, वो उस प्रॉफिट को हमने में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे हमने देखा यहाँ पे। उसके देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसे हम उनके कैपिटल में एज ए प्रॉफिट बांट दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। मुझे लग रहा है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगभग हर तरह के ट्रांजैक्शन को कंसीडर किया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर पहलू से पे ये बात समझ में आई होगी। और यहाँ पे जो हमने बात कहना था कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कंप्लीट नहीं है सारे एप्रोप्रिएशन करने के लिए, तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, तो इंडिविजुअल पार्टनर को कितना-कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमने निकाल लिया, उसका रेशियो निकाल लिया और फिर जो अवेलेबल प्रॉफिट है उनके रेशियो में बाँट दिया। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सप्लेन्ड हियर। और एक पॉइंट बहुत अहम है जो आपको याद रखना चाहिए, वो है कि कोई भी आइटम जो एप्रोप्रिएट करना है, चाहे वो सैलरी हो, रेम्यूनरेशन हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इनमें से किसी को भी प्रायोरिटी नहीं है कि ये देने के बाद अगर अवेलेबल प्रॉफिट है या नहीं है, ये चेक करना, ऐसा नहीं है। जो कुछ एग्रीमेंट में है पहले उसको दे करके उसका अमाउंट कैलकुलेट करके देखना है कि क्या हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है या नहीं। अगर अवेलेबल प्रॉफिट है तो सबको दे देंगे, नहीं है अवेलेबल प्रॉफिट तो हम किसी कोई भी आइटम इसमें से नहीं देंगे पार्टनर को, बल्कि जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको उनके ड्यू रेशियो में कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखाया था, उनके ड्यू रेशियो में कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और ये चैप्टर्स हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ये चैप्टर जब तक हम खत्म कर लेंगे, शायद आपके स्कूल में भी अब टेस्ट होने वाला है और उसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर आने वाला है। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी के सारे टॉपिक्स भी मैं अर्लीस्ट कवर करूँ, अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को एक्सेसिबल हो और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। मैं इसीलिए बहुत माइन्यूटली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो आप समझ ना पाए हों, अगर आप इनको देखेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। और इस पे आधारित अगर आप 2, 4, 5 क्वेश्चन्स ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, एन्श्योर हो कर सकते हैं अपने आप को कि अगर कोई संभावित क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कांसेप्ट पे आता है, तो आप उसे सॉल्व कर पाएँगे, राइट? सो एनीवे इट वाज़ गुड टॉकिंग टू यू ऑल। आई ट्रूली विश आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें और एक्सेल करें। और मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अर्लीएस्ट आपको सारे कंटेंट अपलोड कर दूं ताकि आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट होगा। एक बात हमेशा याद रखना, कंसेप्ट समझना एक चीज है और उसको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करके आंसर निकालना, ये एक अलग लेवल ऑफ प्रैक्टिस है। आपको हमेशा कंसेप्ट को समझने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस करते रहना है। 3 टू 4 टाइम्स जितना कंटेंट मैंने आपको अभी बताया, इससे 4-5 टाइम्स अगर आप क्वेश्चंस करेंगे इस पे आधारित, तो यू विल बी very confident in answering questions in your exam. So thank you once again for being in here. It was wonderful talking to you all. My good wishes to every student. All the very best.